सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। नाचनी और देघाट में अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में की जनसभा। कहा डबल इंजन पर जनता का अपार विश्वास। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार से हो रहा विकास कार्य। सात अप्रैल को लोहाघाट आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नगर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा की होगी बैठक। पर्यटकों के लिए खुला उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांग गली के खूबसूरत और अनोखा ट्रेक लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। पार्क खुलने से पर्यटकों में खुशी की लहर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं रुद्रपुर का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासी हमेशा उनका स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और उस समय देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में अनेक योजनाएं वो पैकेज उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेज़ी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेज़ी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेज़ी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया। कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या अपनी पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में
लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वह भी एक मॉडल बन गया है। आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और उसके लागू होने के बाद आज हजारों हजार नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिला है, निष्पक्षता के आधार पर मिला है, पारदर्शिता के आधार पर मिला है, उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिला है। उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो उसके लिए हमने सख्त कानून बनाया है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अतिक्रमण, हमने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, जो किसी प्रतीक के नाम पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हमने व्यवस्था के तहत, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, कानून की व्यवस्थाओं के तहत उसको हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारों एकड़ भूमि आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहां पर अभी अतिक्रमण है, वहाँ अतिक्रमण का अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट ये हमारा हमारी जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के, आदर्श आचार संहिता के हटते ही। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सुमिकल प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का मुहूर्त जौनसार बाबर के फटियो गांव में वरिष्ठ साहित्यकार और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय श्री रतन सिंह जौनसारी की जयंती के अवसर पर किया गया। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब जौनसार बाबर के रीति रिवाज, परंपरा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित किसी फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IRS रतन रावत ने कहा कि जौनसार बाबर की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा विश्वविख्यात है। इसको फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी ने जौनसार बाबर के साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना कलम सिंह चौहान ने कहा कि इस पहली जौनसार फिल्म को जौनसार बाबर में फिल्माई जाएगी। यह पिक्चर फिल्म जौनसार बाबर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे जौनसार की सबसे पहली फीचर फिल्म में काम करने का चांस मिल रहा है, और सिर्फ काम करने का ही नहीं, एज ए लीड काम करने का चांस मिल रहा है। तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास चल रहा है कि जितनी भी जौनसार के कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब तक ये जो फिल्म है ये पहुँच सकें। सर मुख्य रूप से संदेश तो यही रहेगा कि जौनसार के जो लोग हैं उनको थोड़ा जागरूक करने का हमारा वो है, प्रयास है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जौनसार बाबर पे हमारे कल्चर्स के बारे में कुछ चीज़ें बननी जा रही, मूवी बननी जा रही है। ये सब आगे आप देख सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे भी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ में, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, जौनसार बाबर के कल्चर्स के बारे में, तो मैंने तो बढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और मुझे बहुत खुशी ये हुई कि मुझे इसमें मतलब रोल करने को मिला है। जो हमारा कल्चर्स है, औरतों को लेके है, जो भी है, सब चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, जिसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो सब चीज़ें इसमें दिखाया जाएगा और हमारे जौनसार बाबर को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। मेरे हिसाब से ये जौनसार बाबर के लिए पहला ऐसा मुकाम होगा, एक ऐसा जो है कल्चर, जो जौनसारी कल्चर और जौनसारी रीति रिवाज पे जो बन रही है, जिससे पूरे विश्व, हिंदुस्तानी नहीं कह सकता, पूरे विश्व को पहली बार हम रूबरू कराएंगे। संस्कृति में सारी चीज़ समाहित हो जाती है कि हमारा जो कल्चर, हमारा खान पान, हमारा जो वेशभूषा, खासकर से महिलाओं की जो वेशभूषा है, तो हमारे क्षेत्र का यहीं इस पिक्चर को फिल्माया जाएगा। इसका फिल्मांकन यहाँ होना है। हमारा जो क्षेत्र है उसको दिखाया जाएगा। यहाँ का प्राकृतिक जो हमारा खूबसूरत प्रकृति ने जो दिया है, इसको दिखाया जाएगा। साथ के साथ यहाँ की जो है प्रकृति और यहाँ का जो है जो हमारा टूरिज्म है, उसको एक बहुत बड़ा जो है बढ़ावा मिलेगा। एक इतिहास बन रहा है कि पहली बार जौनसार बाबर की फीचर फिल्म बड़े पर्दे पे आपको देखने को मिलेगी। मुझे कई बार इसकी पीड़ा होती थी कि हमारे जो जौनसार बाबर की जो कला है, संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो खान पान है, हमारे जो मकान है, किस तरह की यहाँ की कला और संस्कृति बड़े पर्दे पे कैसे आ सकती है। तो कई
सालों से इसका प्रयास कर रहा था। काम को आज धरातल पे लाने का ये मौका मिला है। तो मैं जितने जौनसार बाबर के कलाकार, उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इस मूवी के माध्यम से जौनसार बाबर की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो आप भी इसे जरूर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानेंगे, और प्रेरणा स्रोत के रूप में जब मानेंगे तो आने वाले समय पूरे जौनसार बाबर के कलाकारों का होगा और आपका जो नाम होगा वो पूरे देश में होगा। पहली जौनसारी फिल्म है मेरे गांव की बात, और ये लगभग 50 से 60 दिन की शूटिंग इसकी होनी है, जिसमें से पहले 12-13 दिन हम यहाँ सैया के पास 2-3 गाँव में कर रहे हैं। फटेव है, इचला है या जसुवाकर है, नीचे गाँव में। और इसके बाद हमारा लखवाड़ में होना है, लाखा मंडल में होना है, आपका बाबर में होना है, देवर में है, कोटी कनासर है, हनोल में है। तो ऐसे कई जगह हो रहा है। लगभग 1 करोड़ की बजट की ये फिल्म है। देखिए, पहला ध्यान हमारा विकास नगर, देहरादून और दिल्ली में है। उसके बाद हमारे को काफ़ी क्वेरीज आई हैं मुंबई से भी या ऋषिकेश जैसी जगह से भी जौनसारी समाज की। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे एक साथ या 8-10 शहरों में रिलीज हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही है। जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीट पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से विकास कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदल रहा है। मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और उनके जैसे ही नाम भारतीय जनता पार्टी ने सामने किया, वैसे ही पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उत्साहजनक वातावरण 2014 में ही देखने को मिला, उसका कारण था कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस विजन के साथ काम किया था, उसको पूरे देश ने देखा था और वहीं से उन पर भरोसा किया था कि नहीं, यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपने परिवार को बचाने में लगी है और ईडी सीबीआई का नाम लेते ही कांपने लगती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। एक ही नीति है, एक ही विजन है कि परिवारों को कैसे बचा सकते हैं। ईडी और सीबीआई अपना काम करेगी और हमको सिखाते हैं, कांग्रेस लोकतंत्र सिखाते हैं। 1975 में जिन्होंने लोकतंत्र का धड़ा तोड़ दिया था, जिन्होंने पत्रकारों सहित क्या नहीं किया उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमको लोकतंत्र समझाते हैं। आज जिन्होंने लोकतंत्र को एक बार नहीं कई बार कत्ल किया हो, संविधान का कत्ल किया हो, और इसलिए पूरे देश के लोगों ने मन बनाया है वो नरेंद्र मोदी जी को 30वीं बार भारत का प्रधानमंत्री देखना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू की जाएगी। सीएम धामी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। सीएम धामी आपको बता दें कि समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। सीएम धामी यात्रा की खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, यात्रा अब शुरू होने वाली है और देहरादून में 10 मई से यात्रा शुरू होगी। इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे।
जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND24 की रिपोर्ट। राज्यपाल गुरमीत सिंह स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यहाँ की प्रकृति तनाव मुक्त करने में मददगार है। उन्होंने कहा कि यह आश्रम देश विदेश के लोगों को आध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने यहाँ संचालित धर्मार्थ चिकित्सालय सेवा और सुविधाओं की भी सराहना की। ये जो मायावती आश्रम है, ये इतनी सुंदर जगह पर स्थित है, यहाँ पर आकर आपको डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता और भव्यता का अनुभूति होती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप 370 किलोमीटर ऑफ हिमालयस के दर्शन कर सकते हैं और इस जगह के अंदर में जो वाइब्रेशंस हैं वो अपने आप में अलग हैं। अगर आप अद्वैत के प्रिंसिपल यानी कि ओम की शक्ति को जानना चाहते हैं, उसकी उपासक हैं और उसको फील करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को, हर भारतीय को इनवाइट करता हूं कि आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में आए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से खोल दिया गया है, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर है। वहीं पर्यटक गरतांग गली का खूबसूरत और अनोखा ट्रैक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये ट्रैक पर्यटकों का पसंदीदा ट्रैक है। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बड़े उत्साह के साथ आज पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए, और उम्मीद की जा रही है इस साल काफ़ी मात्रा में पर्यटक आएंगे। देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट के दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक और लोहाघाट विधानसभा संयोजक पूरन सिंह फर्त्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट आ सकते हैं और लोहाघाट नगर में उनकी एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। फर्त्याल ने बताया कि राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर 3 अप्रैल को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को सफल बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता का यहाँ पर कार्यक्रम 7 तारीख को अभी टेंटेटिव है, और जैसे ही ये फाइनल होगा
उसके लिए 3 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जिले के प्रभारी दीपक जी भी आने वाले हैं। शायद हमारे लोकसभा प्रभारी और संयोजक यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उस 7 तारीख के लिए पूरा दिशा निर्देश और कार्यक्रम की विधिवत जो है उसकी सबको जानकारी दी जाएगी। उस कार्यक्रम को तय करने के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाएगी राजनाथ जी को सुनने के लिए, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता हैं, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं। उनको सुनने के लिए स्वतः भी जनता जैसे ही भी टेंटेटिव उनका कार्यक्रम हुआ तो लोग आज से ही उत्सुक हैं कि अगर ये कार्यक्रम लग जाता तो बहुत अच्छा होता। उनको सुनने के लिए आएंगे और निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। उस दिन बड़ी संख्या में लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में यिच्छा रोड स्थित एफसीआई के निकट मैदान में जनसभा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी रुद्रपुर आकर चुनावी हुंकार भरेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन पर निशाना साधा। कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी ट्वेनिका उनियाल ने कहा कि चुनावों को देखते हुए हर पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड आकर जनसभाएं करेंगे, लेकिन पीएम मोदी उत्तराखंड आकर जनसभा करने जा रहे हैं तो पहले उन्हें बताना चाहिए कि प्रदेश के नौजवानों को सेना में 20 साल की नौकरी करने का अवसर मिलता था, लेकिन अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को मिलने वाली 20 साल की नौकरी घटाकर 4 साल ही कर दी गई। ऐसे में पीएम मोदी को उत्तराखंड आकर इसका भी जवाब देना चाहिए। ट्वेनिका उनियाल ने भर्ती घोटाले, भू कानून जैसे विषयों को उठाकर पीएम के होने वाले रुद्रपुर दौरे पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जी रैली करने आ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है, हर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी अगर रैली के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो जनता को ये बताएं कि अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी था उसका नाम क्या है और उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं और अंकिता भंडारी को कब न्याय देने वाले हैं। दूसरा मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं खुद 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्हें 5 साल और चाहिए, लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के युवाओं को जो 20 साल की नियमित नौकरी उनको सेना में मिलती थी, जो सेवा देने का सपना देखते थे, वो उन्होंने घटा करके 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया। तो उसके बारे में मोदी जी अब क्या करने वाले हैं? क्या वो वापस उसको नियमित करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? इसका भी जवाब दे करके जाएं। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जब एक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें जो अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते हुए उन्होंने एक सफेदपोश नेता के ऊपर आरोप लगाए थे। तो क्या मोदी जी उस सफेदपोश नेता का नाम भी इस प्रदेश की जनता को बताने वाले हैं? देहरादून की अंशवल ग्रीन वैली पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 कार से 51 पेटी अवैध शराब जब्त की, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान। तो इसी के दृष्टिगत आज थाना राजपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है बरामदगी की गई है। ये अंसल ग्रीन वैली है, तो वहाँ पर कोई खाली प्लॉट था, वहाँ पर से ये 51 पेटी जो है बरामद की गई है और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा जो है दयानंद शर्मा, इनको जो है हिरासत में लिया गया है। और इनके पास से जो इसके मूवमेंट के लिए जो 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, वो गाड़ी अभी जो है कब्जे पुलिस लेकर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। और साथ ही इसमें जो इसके आगे की जानकारी है कि कहाँ से आई थी, क्यों इकट्ठा की गई थी और आगे कहाँ जानी थी, उसके संबंध में भी जो है पूछताछ की जा रही है, जिनको की विवेचना में फिर आगे शामिल किया जाएगा। खटीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुराने शहीद स्थल में ठेला फड़ लगाने वाले व्यापारियों ने अतिक्रमण कर ठेला लगाकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने अपनी नगरपालिका टीम के साथ पहुंचकर पुराने शहीद स्थल पर स्थित ठेला फड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया और उनके सामान भी जब्त कर लिया। अतिक्रमणकारियों ने शहीद स्थल की दीवारों और जालियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिस पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने कहा अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से ठेले लगाए जा रहे हैं, उस पर तत्कालिक कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा यहाँ से अपनी टीम के साथ ठेलों को हटा दिया गया है और भविष्य में इन्हें यहाँ पुनर्वृत्ति ना करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। यदि इनके द्वारा फिर से ठेले यहाँ लगाए जाते हैं जो कि अनाधिकृत हैं, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।